रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, तेरे हाथ में करने का अभी मौका तेरे पास में है, करते जा लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या तेरा भाई तेरा दोस्त उससे बोल रहा, कर दिखा लड़के दिखा, क्रैक करते जा क्रैक करते जा क्रैक करते जा। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास लाइव नहीं है, आज की क्लास प्रीमियर है, ठीक है। तो जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे शायद उस टाइम पे मैं ट्रेन में रहूंगा, इसलिए अभी से गुड मॉर्निंग मतलब गुड इवनिंग, खैर यहाँ पे गुड मॉर्निंग हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। 4 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। रोज सुबह 9 बजे डेली न्यूज एनालिसिस लेके आता हूं, मंडे टू फ्राइडे। शाम को 4 बजे इकोनॉमी की क्लास रहती है। टेलीग्राम चैनल है बेटा, जहां पर आप लोग शुभेंद्र सर अन अकेडमी करके, ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आप लोगों को मिलती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स की पीडीएफ, ठीक है। इसके अलावा आपसे न्यूज़पेपर का पीडीएफ भी मैं देना शुरू करूंगा। यहीं पे आपको ये जो स्लाइड्स हैं ये सारी मिल जाती है, मतलब स्टडी मटेरियल आपको सारा प्रोवाइड हो जाता है इस टेलीग्राम चैनल पे। तो प्लीज 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 इसे ज्वाइन कर लो। 9340487971 नंबर है आपके मेंटरशिप का। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है प्रिपरेशन से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। हमारी एक्सपर्ट टीम जो है वो आपको कंसल्ट कर देगी। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है ना, सैटरडे और संडे शाम को 4 बजे। इतनी बात समझे। तो अपनी आप सारी समस्याएं मुझे दे सकते हो। अन अकेडमी के बारे में समझो कि अन अकेडमी कितना इंपॉर्टेंट है। अन अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने एजुकेशन को के रिवॉल्यूशन किया है, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके रख दिया है, ठीक है। पहले क्या होता था कि हम लोग जब पढ़ाते थे तो एक क्लास में 100-200 बच्चे बैठ पाते थे। आज एक क्लास में 1000, 2000, 3000 तक के बच्चे बैठ पाते हैं। हम लोग भी 1000-2000 बच्चों को पढ़ा पाते हैं, और आप भी अपने फेवरेट टीचर से कभी भी पढ़ सकते हैं। घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अन अकेडमी एक रिवॉल्यूशन है आपके एजुकेशन सिस्टम में, और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये स्मार्ट वर्क देने के लिए काम आता है, ठीक है। आप हार्ड वर्क तो आपको खुद करना पड़ेगा, हार्ड वर्क नहीं करा सकता, पर आपको स्मार्ट वर्क कराने के अंदर कोई काम आएगा तो वो अन अकेडमी आएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिल जाती है, जिसके तहत ये होता है कि जो डेली लाइव क्लास है उसके अंदर एक फिक्स टाइमिंग रहता है कि हाँ इस टाइम पे टीचर आएगा, उस टाइम पे आपको आना है, मतलब एक फिक्स टाइम टेबल से आपके लिए हो गया, ठीक है। वहीं आप देखोगे तो यही आपकी लाइव क्लासेस के अंदर जो है लाइव इंटरेक्शन का मजा है, ठीक है, वो एक अलग ही है। क्योंकि यार रिकॉर्डेड वीडियो में वो फील नहीं आता, और रिकॉर्डेड वीडियो में आप टालम टाली ज्यादा करते हो कि यार अभी देख लेंगे, थोड़ी देर बाद देख लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद देख लेंगे, ऐसा सोच के करते हो, जिसके अंदर क्या होता है कि लिंक नहीं बन पाती। तो कभी भी वीडियो या कोई सा भी लेक्चर अटेंड करो तो लाइव करो, ठीक है। इसके अलावा देखो, पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है, नॉलेज होना बहुत बेहतरीन बात है, पर उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए। ये चीज यहाँ पे टीचर लाइव टेस्ट और क्विजेस के अंदर आपको सिखाते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, जिसके तहत ये होता है कि यार देखो, कई बार क्या होता है ना कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड वे में कुछ भी पढ़ा रहे हैं। अब जब अनस्ट्रक्चर्ड वे में कुछ भी आप पढ़ते जाओगे तो दिक्कत ये होती है कि लिंकेज टॉपिक के बीच में पहला नहीं बैठ पाता, और आपके दिमाग में जो बात है वो नहीं जा पाती, क्योंकि आपका दिमाग स्ट्रक्चर वे में काम करता है। और आपका आंसर अगर स्ट्रक्चर करना है तो आपका नॉलेज स्ट्रक्चर होना चाहिए। इस कारण से स्ट्रक्चर कोर्सेज जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस। देखो क्या होता है, ऑफलाइन क्लास में अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहां पे दिक्कत ये है कि ऑफलाइन में टीचर जो होता है, ठीक है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन 4 टीचर दे देता है। आपको उन 4 टीचर से पढ़ना होता है, चाहे वो पसंद आ रहे हो चाहे वो नहीं आ रहे, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा होगा, जब अनलिमिटेड एक्सेस होगा तो हर एक बच्चे को अपना एजुकेटर चुनने की ताकत, शक्ति खुद होती है,
क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। अगर हर बच्चा अपने आप में यूनिक है तो उसे अपने टीचर चूज करने का जो पावर है वो उसके पास होना चाहिए, क्योंकि उसे उसका टीचर भी यूनिक हो ना। अगर उसका पढ़ने का तरीका यूनिक है तो उसका टीचर भी उसके लिए यूनिक हो। ठीक है, तो अगर आपको ये अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये सारी चीजें तो आपको मिलेगी प्लस कोर्स में। इसके अलावा आइकनिक कोर्स के अंदर आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच जो आपको हर पॉइंट पे गाइड करेगा। डेली क्वेश्चन मेंस क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएगा, स्टडी प्लानर देगा और पर्सनलाइज फीडबैक सिस्टम देगा। ठीक है, तो अगर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको 49,500 में पड़ता है, पर ऐसा 10 कोड यूज करो तो डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट होगा। पर अभी क्या होने वाला है कि 1 मार्च से जितने भी कोड हैं उन पे जो 10% का डिस्काउंट मिलता था वो कम होके 5% होने वाला है। तो अगर लेना है तो अभी ले लो, जल्दी से जल्दी। ठीक है, और ये जो 12 मंथ का कोर्स है ये बढ़ के 24 मंथ जो है वो हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि 12 मंथ जो है, आप 12 मंथ का कोर्स मत लीजिए, 24 मंथ का लीजिए। क्यों लीजिए? क्योंकि देखो, आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्रीलिम्स के अंदर प्रिपेयर करके क्वालिफाई करके आपको कोई सी पोस्ट तो मिलेगी नहीं, आपको मेंस का क्वालिफाई तो करना ही होगा। प्रीलिम्स और मेंस होते होते ही आपके 2 साल लग जाएंगे। तो जब तक आपका मेंस होगा तो ये कोर्स जो है वो आपके काम आएगा। अब आप 1 साल का ले लेते हो तो क्या होता है, 1 साल का लेते हो तो प्रॉब्लम ये होता है कि 1 साल का अभी आपने लिया 44,550। ठीक है, जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, 1 साल हो गया, तो उसके बाद ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, आपको जरूरत लगेगी, क्योंकि कुछ टीचर के लेक्चर, कुछ पॉइंट आप भूल जाते हो तो आप वापस से देखना चाहोगे। ठीक है, आप क्रैश कोर्स भी करना चाह सकते हो और बहुत सारी बातें आती है। ठीक है, तो आपको फिर क्या कराना पड़ेगा, रिन्यू कराना पड़ेगा, जिसके अंदर आपका यही कोर्स जो है वो 90,000 का पड़ जाएगा 2 साल का। अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको सोचोगे तो आपको ये 24 मंथ का लोगे तो 64,800 में 10% डिस्काउंट के बाद अभी इस महीने पड़ेगा, 64,800 में पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो आपको अगर लेना है तो फिर 2 साल का लो ना। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए इससे क्या होगा कि आपके डायरेक्ट 26,000 रुपीज बच रहा है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में मत सोचो, लॉन्ग टर्म में सोचो। ठीक है, वहीं कुछ कोर्स है आइकनिक कोर्स, जहां पे आपको मिलता है पर्सनल कोच। ठीक है, जो आपको हर पॉइंट पे गाइड करता है कि कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे घर में शायद पढ़ाई का माहौल रहा नहीं, तो हमारे घर में कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं। ठीक है, अब आपको कोई गाइड करने वाला चाहिए कि कैसे करे, क्योंकि स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये पर्सनल गाइड जो है वो आपको मिलता है। इसके अलावा क्वेश्चन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलती है, एक स्टडी प्लानर मिलता है कि अभी आपने इतना किया है, फिर इतना करना बाकी है, फिर इतना करना बाकी है। ऐसे करके आपको पूरा प्लान जो है वो बनाया जाता है, और एक पर्सनलाइज फीडबैक सिस्टम कि आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, आपको और किस तरीके से परफॉर्म करना है। ठीक है, इसका जो कोर्स है 69,500 में होता है। 10% अगर डिस्काउंट लोगे 1 साल का तो 62,550। बेटर है 2 साल का ही लो, क्योंकि अगर यहाँ पर भी आप ऐसे करोगे तो 1,40,000 हो जाएगा। ठीक है, 2 साल का लोगे तो सीधे 96,300 में होता है, मतलब 44,000 रुपीज लॉन्ग टर्म में आपके बचते हैं। ठीक है, तो चलिए खेल को शुरू करते हैं, बात को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने कल जो बात की थी वो की थी कि यार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है। हम लोगों ने फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर की बात की थी। हम लोगों ने बोला था कि बैंकिंग किस तरीके से आगे बढ़ा है। आपको ये ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखो कि बंगाल, मद्रास, बॉम्बे के अंदर इनिशियली प्रोविंशियल बैंक बनाए गए थे। यही प्रोविंशियल बैंक बाद में जाके आरबीआई की ब्रांच बन जाते हैं। 1861 में मनी पावर जो है वो इन्हीं प्रोविंशियल बैंक को दी गई थी। 1881 आते आते लॉर्ड रिपन आ गए थे, उन्होंने चेक की सुविधा शुरू कर दी थी। फिर ढेर सारे बैंक बनते ही चले गए। ठीक है, इंडिया में इतने बैंक हो गए थे, इतने बैंक हो गए थे कि क्या बताएं। अब इन बैंकों के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं था। 1913 तक क्या होता था कि कोई भी बैंक अपना बैंक खोले, कोई भी व्यक्ति अपना बैंक खोले, कंपनीज एक्ट पे वो करे, और उसके बाद उसको बिना एसएलआर सीआरआर कुछ भी नहीं, ऐसे खुला छोड़ा हुआ। तो फिर बोला गया कि यार इस पे रेगुलेशन डालना चाहिए। 1929 में रेगुलेशन डालने के लिए 1934 में रेगुलेशन आया। फिर आपका आरबीआई बना, आरबीआई के एक्ट बने 1949 में और 1934 में। ठीक है, फिर हम लोगों ने आरबीआई के फंक्शन की बात की कि मनी कंट्रोल फंक्शन होता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। ये बैंकर का भी काम करता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो बैंक हो। ये जो है वो रेगुलेटर का काम करता है, जिसके अंदर ये बीआर क्या कहते हैं, पेमेंट सिस्टम एक्ट,
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उन सब के अंदर इसको एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरह ट्रीट किया गया है। ये जितनी भी एनबीएफसी है उसका भी रेगुलेटर है। इसके अलावा ये प्रमोशनल रोल करता है कि हर एक व्यक्ति के पास पैसा पहुंचे, कहीं भी इनइक्वालिटी ना हो और किसी भी ग्राहक के साथ बुरा ना हो। ठीक है, मतलब गरीबों को भी पैसा मिलेगा। ठीक है, गरीबों को भी पैसा मिलेगा वाला सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। डाटा पब्लिकेशन अवेयरनेस इसका काम है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसका काम है। ठीक है, इसके अलावा आप हम लोगों ने सेंट्रल बोर्ड की बात की थी जो सारे डिसीजन लेते हैं, जिसके अंदर ऑफिशियल जो है वो ये 5 है। एक गवर्नर होता है, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, टोटल 16 ये लोग होते हैं। ठीक है, गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर के बारे में बात की थी कि अच्छा किस तरीके से ये लोग चलते हैं। इनका टेन्योर 3 साल का होता है, रीअपॉइंटमेंट जो है वो हो सकता है। इसके अलावा किस तरीके से इनका अपॉइंटमेंट होता है उस तरीके से बात की थी। फिर हम लोगों ने बात की थी कौन कौन से डिपार्टमेंट है। सर्दी हो गई तो यार थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई की बात की थी और उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं। शेड्यूल बैंक्स मतलब, और पेड अप कैपिटल के बारे में बात की थी कि एक्सपेक्टेशन है आपका ऑथोराइज्ड पेमेंट और रियलिटी है पेड अप। ठीक है, तो आपका पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व अगर 5 लाख है और आप ये भरोसा दिला सकते हो कि आप जो है वो डिपॉजिटर को हार्म नहीं करोगे, देन आप सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट के तहत शेड्यूल बैंक कहलाओगे। शेड्यूल बैंक होने के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, हम लोगों ने उसकी बात की थी। और हम लोगों ने बात की थी कि बैंक क्या है। बैंक जो है वो 2 प्रकार का है, एक कमर्शियल बैंक होता है और एक कोऑपरेटिव बैंक होता है। कमर्शियल बैंक मतलब क्या? कमर्शियल बैंक का मतलब होता है कि जो आपके ये सारा काम कराए, कमर्शियल काम, जिसके अंदर आप लोन लेते हो। लोन लेने के बाद देखो क्या होता है ना, जैसे आपने कुछ डिपॉजिट किया, बैंक के पास पैसा आया, बैंक ने उसको लोन पे दिया। ठीक है, इसके बीच में बैंक का खुद का प्रॉफिट भी होता है। तभी तो मैंने बताया कि वो स्प्रेड वाला कॉन्सेप्ट आता है कि बेस रेट रिजाइम के अंदर आपने सुना होगा कि इन्हें अपना प्रॉफिट भी कैलकुलेट करने का कहा गया है कि आप अपना प्रॉफिट भी कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो ये चीज जो है, ये जो बैंक होते हैं जो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, उन्हें कमर्शियलाइजेशन हो चुका है, कमर्शियल बैंक कहा जाता है। वहीं जो पुराने टाइम में हुआ करता था, या आज भी बहुत सारी जगह देखोगे कि कुछ लोग 20 एक लोग हैं, वो एक कोऑपरेटिव यूनियन बनाते हैं। उन यूनियन के अंदर वो 20 लोग अपना पैसा जो है वो इकट्ठा करते हैं। मान लो 20 लाख किया हुआ है, ठीक है, 1 1 लाख सबने दिया हुआ। अब किसी एक व्यक्ति को जरूरत पड़ी तो वो ये 20 लाख रुपए लोन पे ले लेगा। ठीक है, कुछ इंटरेस्ट रेट 10% या 5%, 2% हल्का सा ब्याज दर रहता है, ताकि ये पैसा जो है वो लगातार बढ़ता रहे, स्टेगनेंट नहीं रहे। तो ये बढ़ेगा 2%, 3%, 4%, 5% से। मान लो कि इसने जब दिया तो 21 लाख हो गया इंटरेस्ट रेट करते करते। अब अगला व्यक्ति जो आएगा वो 21 लाख रुपए सीधे ले जाएगा और वो जो है वो लोन पे ले सकता है। मतलब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो जो 1 लाख रुपए हैं वो एम्प्लॉयर या जमाने भर के लिए नहीं जाएगा या बैंक के प्रॉफिट के लिए नहीं जाएगा, बल्कि ये सारे लोगों के लिए है। ठीक है, ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती है ये अर्बन में होती है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, अर्बन, स्टेट, सेंट्रल, पीएसीएस टाइप की। और कमर्शियल बैंक आप जितनी भी टाइप की देखते हो, एसबीआई वगैरह, ये सब कमर्शियल बैंक है, जिसके अंदर आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक आती है। मैंने बोला इसको गवर्नमेंटल नहीं बोलना है, आपको पब्लिक सेक्टर बैंक बोलना है। प्राइवेट बैंक आती है, फॉरेन आती है, और डिफरेंशियल बैंक जिसके अंदर आपके अलग अलग प्रकार के बैंक आ जाते हैं कि पेमेंट बैंक वगैरह, ये जो आते हैं वो आपके डिफरेंशियल टाइप में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पीएलबी के बारे में समझ रहे थे। हम लोगों ने नेशनलाइजेशन की बात की थी, क्यों करना पड़ा। फिर हम लोगों ने पूरा एक क्रोनोलॉजी समझा था, उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे प्रीलिम्स के पिछले साल के, और हम लोगों ने देखा था कि क्योंकि 1969 में पहला हुआ था नेशनलाइजेशन, और उसके बाद से अभी में 50 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके इकोनॉमिक सर्वे 2020 में इस नेशनलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव बताए गए थे, और हम लोगों को पता चला कि यार ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो थोड़ी नुकसान में रही है, क्योंकि इनका ये जो एनपीए है उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाई, ये बैंक फ्रॉड को कंट्रोल नहीं कर पाई। ठीक है, तेवी और ना ही ये शेयर मार्केट में अपना होल्ड जो है वो कर पाई। ठीक है, हम लोगों ने इतनी बात की थी। अब आगे की बात करते हैं, 2 मिनट रुकिएगा। एक्चुअली क्या है ना, अभी थोड़ी गर्मी ज्यादा हो रही है ना।
अब बात करते हैं भारतीय महिला बैंक के बारे में। उससे बात करने से पहले आपको कुछ और बातें बताता हूँ। देखो क्या हुआ कि बैंक का जब नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है, तो एक ही रोड पे ढेर सारी बैंक जो थी वो थी, सारी अलग अलग प्राइवेट कंपनी की बैंकें थी। एक ही रोड पे सबने कंपटीशन के लिए लगा रखी थी 1969 तक। जब इसका नेशनलाइजेशन हुआ तो ये एक ही रोड पे नंबर ऑफ गवर्नमेंट बैंक जो है वो उभर के आई, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो उभर के। अब एक ही रोड पे नंबर ऑफ बैंक अगर आपको देखने को मिलेगी, सबका पैसा गवर्नमेंट से जा रहा है, उनका स्टाफ ज्यादा लगेगा, पहला काम। दूसरी चीज, लाइट वाइट का खर्चा ज्यादा आएगा, क्योंकि अलग अलग ऑफिस है, अलग अलग जगह लाइट जल रही है, अलग जगह ऐसी है, ठीक है। लाइट का खर्चा आएगा, घर बार का खर्चा आएगा, जो वो लेके रखा हुआ है, पूरा एक रेंट पे लिया हुआ है, वॉट एवर किसी पे भी लिया, तो उसका खर्चा अलग आएगा। गार्ड रखने का खर्चा अलग आएगा, 2 गार्ड रखना पड़ेंगे एक की जगह। अगर एक बड़ी ब्रांच होती, दोनों को मिला के एक बड़ी ब्रांच होती, तो 1-2 गार्ड लगते, ठीक है। अभी 2-2 गार्ड दोनों जगह लगे, ठीक है। तो आपका गार्ड जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। और जितना भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं वो खत्म हो जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो है वो कम होता। इसी कारण से गवर्नमेंट को ये नुकसान में जा रहे थे बैंक, तो गवर्नमेंट ने एकत्रीकरण करना शुरू किया, अर्थात कंसोलिडेशन करना शुरू किया, कि ये जो बिखरे हुए बैंक है उनको एक साथ मिलाना शुरू किया, ठीक है। जो फायदे में थे उन्हें तो मर्ज कर दिया गया, कि एक छोटी छोटी बैंक है उनको मिला के बड़ा कर दिया एक, और जो कुछ ज्यादा ही नुकसान में जा रहे थे उनको बेच दिया प्राइवेट सेक्टर को, उनका हो गया प्राइवेटाइजेशन। तो ये जो एकत्रीकरण है ये 2 प्रकार से होता है। एक तरफ तो मर्जर कर सकते हो, और दूसरी तरफ जो बिना काम के उनको निकाल के भगा दो, ठीक है। तो मर्जर और आपका प्राइवेटाइजेशन का काम जो है वो शुरू हुआ 2008 और 2010 के अंदर। क्या था ना कि कुछ कुछ बैंक ऐसी थी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, ठीक है। इंदौर के अलावा बीकानेर, जयपुर, ठीक है, पटियाला, ये सारी ना सब एक ही है, देखोगे तो सब एक ही है। इनके अंदर इतना ही अंतर आपको देखने को मिलेगा, इनका ये जो चुनाव चिन्ह है, ये जो चिन्ह सा दिख रहा है, इसके अंदर इतना ही अंतर देखने को मिलेगा कि रिबॉक और रिबुक में जो अंतर है, पूरा चिन्ह सेम रखते हैं, नीचे नाम के अंदर एक हल्का सा ओ का चेंज कर देंगे और हल्का सा कुछ चेंज कर देंगे, बस वही अंतर है और कुछ अंतर नहीं, ठीक है। अब इनकी बैंक, ठीक है, सब एक ही जगह से पेमेंट जा रहा था, ठीक है। पर क्या हो रहा था कि इनके खर्चे अलग अलग थे। इस कारण से क्या किया कि इन लोगों को निकाल के सबको एसबीआई में मिला दिया। जैसे आप 2008-10 में देखोगे तो सौराष्ट्र में मिला दिया, इंदौर में मिला दिया, इंदौर और सौराष्ट्र को किसमें मिला दिया, एसबीआई को मिला दिया। मैं भारतीय महिला बैंक की बात कर रहा था, ठीक है। भारतीय महिला बैंक अगर आप देखोगे तो 2013 में बनाई गई थी, जिसके अंदर जितने भी स्टाफ थे वो वुमन होती, वुमन स्टाफ होती है। जो डिपॉजिट करने वाला है वो मैन या वुमन कुछ भी हो सकता है, मैन वुमन कोई भी डिपॉजिट कर सकता है, पर वहां पे जो स्टाफ रहती वो वुमन रहती। 2013 में ये बनाया गया था। स्टाफ जो है वो वुमन है, बाकी जो है वो मैन वुमन दोनों है। यहाँ पर ये जो वुमन है, इन लोगों को डिपॉजिट का काम तो करा ही जाता, इन लोगों को क्रेडिट तो मिलता ही मिलता, ठीक है, लोन तो मिलता ही मिलता पैसे पे, पर साथ में एक प्लस चीज और मिलती। प्लस का मतलब है कि इन्हें जो एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट है, ठीक है, फाइटिंग की टेक्निक्स है, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे सिखाई जा रही थी। गवर्नमेंट ने बोला था 2013 में कि बनाते हैं, ये बनाया गया भारतीय महिला बैंक, ठीक है। इनके जो एटीएम होते हैं वो महिला एटीएम कहलाते हैं, पिंक एटीएम जिन्हें कहा जाता है। जैसे व्हाइट लेबल एटीएम होता है, ग्रीन लेबल एटीएम होता है, वैसे पिंक लेबल एटीएम जो है वो ये महिला बैंक वगैरह का रहता था, ठीक है। जिसकी 100% ओनरशिप जो थी वो यूनियन गवर्नमेंट के पास में थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में थी, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारी ही वुमन थी, ठीक है। और लोन जो है वो डिपॉजिट मैन वुमन दोनों कर सकते हैं, पर लोन अगर किसी को दिया जाएगा तो वुमन को ही दिया जाएगा, मैन को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का एक भारतीय महिला बैंक बना था 2013 में, जिसके अंदर 1 करोड़ रुपए इनिशियली गवर्नमेंट ने डाले थे अपनी तरफ से। नुकसान में जाने लगा तो ये भारतीय महिला बैंक को भी 2017 आते आते एसबीआई में मिला दिया गया, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे कि बीएमबी और उसकी 5 एसोसिएट बैंक, जैसे कि है ना, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, मैसूर, पटियाला, त्रावणकोर, इन सबको क्या किया गया, सबको हटा के एक बैंक बना दिया, उसको भी एसबीआई में डाल दिया। एसबीआई तो पहले से था 1955 से, ये सारी बैंक बनी तो बाद में ही थी, ठीक है, पर फिर भी इनको क्या किया, एसबीआई के अंदर जोड़ दिया गया। अब समझो कि जो मर्जिंग किया जाता है,
ये कैसे किया जाता है, किसका दिमाग होता है, कौन करता है, कारण क्या है? देखो, मैंने आपको बताया था कि आरबीआई मर्जर करता है। आरबीआई के पास पावर है कि वो जितनी भी वीक बैंक है उनको मर्ज कर सकती है, ठीक है। पर इस केस में आरबीआई ने मर्ज नहीं किया, इस केस में गवर्नमेंट मर्ज कर रहा है। अच्छा तो सर ये कैसे? अरे आरबीआई तो अपनी तरफ से कर सकता है, उसके पास पावर है। पर ये जितनी भी बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि गवर्नमेंट द्वारा ओन है, और जिसके द्वारा मेरा अगर कंपनी मेरे द्वारा ओन है और मैं मेरी कंपनी को किसी और में मर्ज करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं। वही चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो क्या होता है ना कि एक कमिटी बनी है सेपरेट, जिसके अंदर एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है जो चेयरमैन होता है, और कमिटी रहती है, उसके पास प्रपोजल आता है कि यार ये वाला जो बैंक है उसको हम लोगों को क्या करना है, मर्जर करना है, उसका कंसोलिडेशन करना है या उसको एकत्र करना है, ठीक है। ये जो होता है, ये यहाँ से अप्रूवल भेजती है कमेटी, तो ये कैबिनेट कमेटी के पास जाता है, ठीक है। एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म पैनल है जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर हेड करता है, उसके पास में प्रपोजल आता है, वो पास करता है तो वो जाता है कैबिनेट के पास, और जब कैबिनेट पास कर देता है, अप्रूव कर देता है, तो बैंक का मर्जेशन होता है, ठीक है। अब उसको डाटा में डालने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस करके डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस करके डिपार्टमेंट है जो बचा हुआ जो फाइल वर्क है उसको करता है, ठीक है। इस तरीके से बैंकिंग का मर्जेशन जो है वो होता है। पर इसके अंदर दो प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया कि यार दो बैंक थी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दो अलग अलग बैंक है। तो इसके अंदर मान लो स्टाफ जो थे वो 30 थे, और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में 20 थे। अब इन दोनों को मर्ज करके एक बड़ी एसबीआई बनाई, तो उसके अंदर मान लो 40 जो है एम्प्लॉय लग रहे हैं। बचे हुए 10 एम्प्लॉय का क्या किया जाए सर, ठीक है। क्या इन्हें सीधे लात मार के भगा दें? ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट कामकाज है, उसके अंदर सिक्योरिटी नाम की एक चीज रहती है। अदरवाइज ये लोग कंज्यूमर कोर्ट में जाके, ठीक है, कंप्लेन कर सकते हैं। ये दिक्कत हुआ करती थी, तो एक नई चीज लाया वॉलेंटियर रिटायरमेंट स्कीम। इसके तहत ये हुआ कि ये जो 10 लोग हैं, इन लोगों को कहा गया कि अगर आपकी 55 साल की उम्र है, ठीक है, 10 लोग ये नहीं, मतलब 50 में से कोई भी लोग दिखेंगे जिनकी 55 साल के लगभग की उम्र है, उन्हें कहा जाएगा आप वॉलेंटरी रिटायर कर दो। आपके 5 साल बचे हैं, एक पाँव यूं भी कबर में है, ठीक है, तो आप वॉलेंटरी खुद से रिटायर हो जाओ। क्यों हो जाओ? क्यों होगा कोई रिटायर? पैसे आना क्यों बंद करेगा? अरे भैया ये जो 5 साल है उसका पैसा हम लोग तुमको अभी देते हैं। अभी ये जो 5 साल में अगर आप 30 लाख रुपए कमाते तो 30 लाख रुपए हम लोग अभी देते हैं, आप वॉलेंटरी रिटायर हो जाओ। तो अब आप बोलोगे सर खर्चा कम कहाँ हुआ, ये तो इतना ही हो गया और कुछ अलग से भी नहीं हुआ, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा भी नहीं हुआ कि यार खर्चा कम हो जाए इन लोगों का। वो तो खर्चा तो ऑलरेडी आपने दे ही दिया है ना। देखो, लॉन्ग टर्म सोचा करो। ये छोटे टर्म में सोचोगे तो हाँ 30 लाख दिया है, पर अगर ये 60 साल का होता और रिटायर होता तो इसकी जो इनकम है वो और किसी और को भी दी जाती, क्योंकि जब ये रिटायर होता तो अभी भी वैकेंसी कितनी है, टोटल लोग कितने हैं, 50 लोगों की जरूरत है। तो 50 लोग के अंदर अगर एक रिटायर हुआ है तो 49 हो गए, तो उसकी जगह एक और व्यक्ति आएगा जिसे क्या किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा ताकि 50 लोग वापस से हो जाए। तो ये जो एक व्यक्ति है इसको अब वापस से हर महीने इतना ही पैसा देना है। अभी क्या किया गया है कि ये 5 साल के लिए इसको दे तो दिया है, पर 5 साल के बाद अगर जब ये असली में रिटायर होगा 60 साल का, तो किसी और व्यक्ति को अंदर नहीं डालना पड़ेगा। तो वो खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा, और ये मर्जेशन 1-2 साल के लिए तो हो नहीं रहा है, ये 50-60 साल के लिए हो रहा है, लंबे टाइम के लिए हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है। तो इस तरीके से कॉस्ट जो है वो बचाया गया, साथ में जो लोग एक्स्ट्रा थे उनको इस तरीके से कंसोलिडेट किया गया। अब बात आती है कि सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब बना था तो उसने आज जैसे आरबीआई बना था तो 100 शेयर जो है वो निकाले थे, ठीक है, 100 रुपए के 1 लाख शेयर निकाल 5 लाख शेयर निकाले थे करके 5 करोड़ हुए थे, है ना। और आरबीआई सेटअप हुआ था, ऐसे ही सारी बैंकों को सेटअप करने के लिए पहले शेयर निकालते हैं, पैसा आता है, पैसे से बैंक सेटअप की जाती है। अब एसबीआई के कुछ शेयर होल्डर्स है ना, और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के भी कुछ शेयर होल्डर है, ठीक है। अब इन शेयर होल्डर का क्या होगा जब बैंक मर्ज हो जाएगी? तो क्या किया गया, मान लो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के शेयर 1 रुपए के और 3 रुपए के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर है, ठीक है। तो जितने के शेयर आपके पास इधर थे, जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पर
₹3000 के शेयर थे, मतलब 3000 शेयर थे। तो यहाँ पर मेरे को 1000 शेयर जो है वो एसबीआई में दे दिए गए, तो 3000 के शेयर मेरे को यहाँ हो गए। और यहाँ के सारे शेयर वगैरह जमाने भर की चीजें डिस्ट्रॉय कर दी और सब कुछ यहाँ आ गया। इस चीज को कहा जाता है शेयर का स्वैपिंग। ठीक है, शेयर का स्वैपिंग, समझे? तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम क्या है और शेयर स्वैपिंग क्या है, ये समझ आया? हाँ, तो अगली बात देखो, ये जो मर्जेशन होता है इसका फायदा क्या है, क्यों करना है? तो मैंने बताया कि नंबर ऑफ ब्रांच कम होगी, ओवरहेड कॉस्ट जो है वो कम होगा और आपका रीच जो है वो इंक्रीज होगा। मतलब क्या कि देखो, पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद थी। ठीक है, इन दोनों की अलग अलग ब्रांच थी, दोनों के ऊपर अलग अलग पैसा लगता था। ठीक है, मान लो कि 2 ब्रांच इसकी थी, 2 ब्रांच इसकी थी, टोटल 4 ब्रांच हो गई। ठीक है, दोनों पे अलग अलग पैसा लग रहा है, एक ही एरिया के अंदर दोनों की एक एक ब्रांच है। अब इसकी जो एक ब्रांच है वो भी एसबीआई हो गई और उसको उठ के ऐसी जगह लगाया गया है जहां पे प्रॉफिट हो। ठीक है, मतलब कोई खाली जगह जहां पे कोई और बैंक ना हो, तभी ना प्रॉफिट होगा, तभी ना कंज्यूमर आएंगे। तो क्या हुआ, बैंकों का रीच जो है वो बड़ा है। इसके अलावा मैंने बताया कि बैंक का जो कॉस्ट है वो कम हो गया ना, ऑपरेशन का कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया। काम करने के अंदर जो पैसा लगता था वो कम हो गया। जब काम करने में पैसा कम लगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अब जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो स्प्रेड जो है वो एक्स्ट्रा मांगता था वो कम हो जाएगा ना, कि प्रॉफिट ऑलरेडी ज्यादा है। प्रॉफिट ऑलरेडी ज्यादा है तो लोन के अंदर जो पैसा घूमेगा उसका इंटरेस्ट कम हो सकता है और डिपॉजिटर का पैसा जो है उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि बैंकों को ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है, वो दूसरी जगह से निकाल पा रही है, तो उसका यूज वो यहाँ कर सकती है। बात समझे? हाँ, तो एक फायदा ये हो गया। ठीक है, कि में इंक्रीज डिपॉजिट वगैरह वो सब। इसके अलावा आप देखोगे तो 2019 में से क्या होता है ना कि ग्लोबल रैंकिंग निकलती है, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी की, कॉलेज वगैरह की रैंकिंग वगैरह निकलती होगी कि हाँ मेरा कॉलेज जो है वो टॉप 200 में है, वर्ल्ड के, एशिया के इतने टॉप में है। ठीक है, जैसे आपकी ये न्यूज चैनल की निकलती है, पूरे इंडिया में सारे न्यूज चैनल सबसे टॉप के न्यूज चैनल होते हैं। मेरे को समझ नहीं आता है कि सारे न्यूज चैनल टॉप के कैसे हो सकते हैं। इंडिया का नंबर 1 चैनल, हर एक चैनल यही बोलता है इंडिया का नंबर 1 चैनल। ठीक है, तो वैसी ही रैंकिंग जो है वो यहाँ पे भी निकलती है। क्या होता है ना कि ग्लोबल लेवल की एक रैंकिंग निकलती है जिसके अंदर अगर आप टॉप 100 बैंक देखोगे तो उसके अंदर आपको चाइना की 18 बैंक देखने को मिलेगी, यूएस की 12 बैंक देखने को मिलेगी, जापान, फ्रांस, इटली जैसी छोटी मोटी इकोनॉमी, जिनकी इकोनॉमी बहुत छोटी है, स्विट्जरलैंड, इकोनॉमी बहुत बड़ी नहीं है इनकी, छोटे छोटे, ज्यादा लोग भी नहीं है। इंडिया जिसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, 3.5 लाख ट्रिलियन की इकोनॉमी है लगभग, डॉलर की। 3.5 के हमारा टारगेट जो है वो 5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का है। ठीक है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है और इंडिया की केवल एकमात्र ही बैंक टॉप 100 में आती है जो कि एसबीआई है। तो ट्राई ये किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा छोटी छोटी बैंक को मिला के एक बड़ी बैंक जो है वो बनाते जाओ, कुछ 3-4 बैंक खड़ी कर दो, ताकि वो बैंक क्या होगी, ग्लोबल के टॉप 100 में आएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ऐसे ही शौक के लिए कर रहे हैं, अरे शौक के लिए नहीं कर रहे हैं, शो ऑफ नहीं करना है कि हाँ भाई हमारे पास 4-4 बैंक है, आप बताओ हम लोग अब वर्ल्ड पावर हो गए, अब हम लोग सबको उड़ा दें। ऐसा कुछ नहीं। फायदा ये होगा कि अगर आपकी बैंक ग्लोबल के टॉप 100 में है तो आपकी बैंक एक्सपांड कर रही है। अब वो एक्सपांड कर रही है तो वो इंडिया में तो एक्सपांड कर चुकी, अब वो फिर फॉरेन में जाने के काबिल हो जाएगी। अब वो यूएसए में, चाइना में, जापान में, फ्रांस में जाके अपनी क्या लगाएगी, ब्रांच लगाएगी। वहां के लोग देखेंगे कि अच्छा वर्ल्ड की टॉप 100 बैंकों में से एक है, तो वो लोग जो है उस बैंक में निवेश करेंगे, उस बैंक में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो स्विट्जरलैंड में लगाया, स्विट्जरलैंड के लोगों ने उसमें निवेश किया बैंक में। ठीक है, वो बैंक कहाँ की है, इंडिया की, तो वो लोन कहाँ देती है, भारत में देती है। तो वो पैसा जो है वो भारत के अंदर लोन देने में, भारत के अंदर प्रोडक्शन में, मनी सप्लाई को बढ़ाने में जो है वो काम आ सकता है। ठीक है, ये तो हो गई हाइपोथेटिकल थ्योरेटिकल सिचुएशन। प्रैक्टिकली ये होगा कि यहाँ से स्विट्जरलैंड से पैसा आएगा, बैंक लेगी, बैंक भारत में देगी, भारत में कोई विजय माल्या रहेगा, वो लेके भाग जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो बैंक के मर्जेशन की वजह से ज्यादा ग्लोबल लेवल की बैंक जो है वो शुरू की जा सकती है।
जिसकी वजह से जॉब वगैरह का क्रिएशन जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, अब इसके कॉन्स क्या है, इसके नुकसान क्या है? नुकसान सबसे पहला ये है कि कंपटीशन खत्म हो रहा है, क्योंकि आप जिस तरीके से मर्जेशन कर रहे हो उसके अंदर मेनली एसबीआई को आप पावरफुल बनाते जा रहे हो। मर्जेशन के पहले ही एसबीआई जो थी वो 21 लाख करोड़ का उसके पास पूरा टर्नओवर था, उसका पैसा जो था, उसकी जो प्रॉपर्टी थी, हाईएस्ट, सबसे बड़ी बैंक। और उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट बैंक थी उसके पास 7 लाख करोड़ का बिजनेस था। आप समझ रहे हो, 3 गुना बिजनेस तो मर्जेशन के पहले था, मर्जेशन के बाद और भी ढेर सारी बैंकें उसमें जुड़ती गई। अब एसबीआई के पास जब इतना पैसा है तो वो मोनोपोली क्रिएट नहीं कर लेगा क्या? ठीक है, वो मोनोपोली क्रिएट करेगा, कंपटीशन खत्म होगा, कंपटीशन खत्म होगा तो इनोवेशन खत्म होगा, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो कंपटीशन बनाए रखो। ठीक है, बैंक का मर्जेशन करना है तो सबको मिला के एक मत बनाओ, नंबर ऑफ बैंक बनाओ, बड़ी बड़ी। ठीक है, मर्जेशन जरूरी है, ठीक है, पर बिग बैंक जो आप बना रहे हो, बड़ी बैंक जो आप बना रहे हो, वो एक नहीं, वो नंबर ऑफ बैंक्स होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या होता है ना कि जैसे कोई हैदराबाद का अगर बैंक है, लोकल बैंक है, अब हैदराबाद का कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, अच्छा खासा मतलब हैदराबाद में चलता है, अगर वो हैदराबाद के उस बैंक में जाएगा, उस लोकल के बैंक में जाएगा, तो वो तो एकदम भगवान हो जाएगा ना उनके लिए। ठीक है, उसको एसी में बिठाएंगे, चाय पिलवाएंगे, नाश्ता कराएंगे, इतनी इज्जत मिल रही है। ठीक है, अब उसको इतनी इज्जत मिल रही है तो उसको वहां पे पैसा निवेश करने में मजा भी आता है, उसको लगता है कि हाँ यहाँ अपने लोग हैं तो यहाँ पे पैसा निवेश करूं। अब वो सब मिला के स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद को अगर एसबीआई में मिलाया तो वो जो जाना माना आदमी है वो फिर अनजाना हो जाएगा, वो फिर अनजाना हो जाएगा ना। अब वो क्या करेगा, वो एसबीआई में ना करते हुए वो कहीं और जाएगा, क्योंकि एसबीआई में लाइन वगैरह का चक्कर आपको पता है कितनी लंबी लाइन लगती है, लाइन में लगने के बाद आपका नंबर भी आता है, नंबर आने के बाद या तो सर्वर डाउन हो जाता है, फिर लंच टाइम हो जाता है। तो इतना टाइम जो है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास नहीं है। अब आप एक ही बैंक को इतना बड़ा करोगे तो हमें भीड़ तो ज्यादा लगेगी। ठीक है, इसके अलावा कई सारे लोग जो होते हैं वो किसी बैंक के अंदर निवेश करते हैं, जैसे बैंक ऑफ हैदराबाद में कोई कर रहा है तो वो सोच के कर रहा है कि कल्चर को डिफाइन कर रहा है मेरे, और मैं इस कल्चर पे भरोसा कर सकता हूँ, इस कारण से उस भरोसे से स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के अंदर पैसा डाला था, और अब उसके भरोसे को तोड़ के आपने उसको एसबीआई में डाल दिया। उसने जो पैसा हैदराबाद में डाला था उसने एसबीआई को चूज नहीं किया था, उसने हैदराबाद को चूज किया था अपनी सिक्योरिटी देने के लिए, और आपने उस हैदराबाद को क्या कर दिया, एसबीआई में मिला दिया। समझे, समझ रहे हो? तो लोगों का भरोसा आप तोड़ रहे हो। कहीं ना कहीं एक और चीज अगर आप देखोगे तो हर एक बैंक, मैंने बताया था कि अपने लोन लेंडिंग रेट खुद डिसाइड करती है, इंटरेस्ट रेट खुद डिसाइड करती है कि नहीं करती है? आपके लोन की इंटरेस्ट रेट भी अलग से डिसाइड करती है, जिसके अंदर आपका बेंचमार्क जो आ जाता है। ठीक है, हर एक बैंक अपना बेंचमार्क अलग से चूज कर सकती है कि वो टी बिल करती है और रेपो रेट करती है ना, उसका स्प्रेड कैसा है दोनों का अलग है। ठीक है, रिस्क फैक्टर कैसा है वो दोनों तीनों का अलग है। ठीक है, अब जब सबके इंटरेस्ट रेट अलग है, मान लो हैदराबाद का 6.5 हैदराबाद का 6.5 है, एसबीआई का 6.6 है ना, 6.2 आपका त्रावणकोर का मिल गया इंटरेस्ट रेट। अब सबको मिलाया और सबको मिला के वो एसबीआई के अंदर डाल दिया, एसबीआई के अंदर डाला जिसका 6.7 था हाईएस्ट। ठीक है, उसके अंदर डाल दिया। तो जो लोगों ने जो इंटरेस्ट रेट पसंद किया था वो तो आपने खराब कर दिया था। ठीक है, सारे बैंकों की क्वालिटी डिफरेंट है, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट है, उनको मिलाने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने दो तीन बड़ी बड़ी बैंकें बना ली, अभी छोटी छोटी बैंक है, ठीक है, छोटी बैंक फेल हो जाती है तो कुछ लोगों का पैसा उड़ता है। ठीक है, जैसे आपके 21 दिन में पैसा डबल के बाद वो आपका श्याम वगैरह का पैसा उड़ गया था, फिर वो मेरी अनुराधा ऐसी नहीं है, तो उसका नुकसान जो हुआ था वो केवल 3 लोगों को हुआ था। ठीक है, अब अगर बड़ी बैंक का अगर नुकसान में जाती है, जिसके अंदर क्या वो जो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का भी पैसा था, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का भी था, जमाने भर की बैंक को मिला के आपने एक बैंक बनाया, जिसके अंदर ये सारे कस्टमर जो है वो इधर एक बैंक में है। ठीक है, इतने सारे लोग अगर एक बैंक में हैं, वो एक बैंक इतनी बड़ी है और मान लो वो बैंक फेल हो गई, इन दैट केस क्या, पूरी इकोनॉमी चरमरा जाएगी, क्योंकि इतने सारे डिपॉजिटर उस पर डिपेंडेंट थे। तो व्हाट इफ द लार्ज बैंक फेल्स, देन द क्या होगा, वो इंडिया पे तो अफेक्ट तो होगा ही होगा,
बल्कि बाहर की सारी कंट्रियों पे उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? ठीक है। इसके अलावा इंडिया की जो मर्जेशन की हिस्ट्री है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं। इंडिया की जो मर्जेशन की हिस्ट्री है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं। जैसे एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस था, एयर इंडिया था और इंडियन एयरलाइंस था। ठीक है, इंडियन एयरलाइंस नुकसान में जा रहा था, तो इस कारण से क्या किया गया कि इंडियन एयरलाइंस को एयर इंडिया में मर्ज कर दिया गया। तो फिर एयर इंडिया भी नुकसान में चला गया, खुद तो डूबे ही डूबे, दूसरे को भी डूबे। तो इंडिया की जो मर्जेशन में हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी नहीं है। आपको काफी टाइम में देखने को मिलेगा कि बहुत गड़बड़े होती है मर्जर में। तो इस पे डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता है। कुछ कॉन्स है। प्रोज मैंने बताया कि पैसा बच रहा है, लार्ज बैंक बन रही है। कॉन्स ये है कि मर्जेशन करने के बाद लोगों का इंटरेस्ट क्या। ठीक है, लोगों के जो अलग अलग इंटरेस्ट थे उनका क्या। ठीक है, अलग अलग कल्चर थे, कल्चर को प्रमोट कर रहे थे, उनका क्या। ठीक है, बड़ी बैंक फेल हो गई तो क्या, और हमारा मर्जेशन में हिस्ट्री खराब है उसका क्या। और एक बड़ी बैंक नहीं, नंबर ऑफ बड़ी बैंक बनाओ, क्योंकि एसबीआई जो है आप उसको उसके अंदर मर्ज करते जा रहे हो, तो एसबीआई जो है वो सुप्रीम पावर की तरह बनती जा रही है। इतनी बात समझ में आई। अब अगली बात समझो। ठीक है, पहला कंसोलिडेशन का तरीका था, एकत्रीकरण का तरीका था मर्जेशन करके। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन करके। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या, कि कोई बैंक अगर पब्लिक सेक्टर बैंक है तो उसका शेयर क्या है, लगभग 50% से ज्यादा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट होल्डिंग हो जाती है, वो गवर्नमेंट की हो जाती है। अगर 50% से कम है तो वो किसकी हो जाती है, प्राइवेट की हो जाती है। अगर 50% से ज्यादा जो है वो प्राइवेट होल्ड करता है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर अगर 50% से ज्यादा, मतलब मान लो एसबीआई गवर्नमेंट की 51% शेयर होल्डिंग है। ठीक है, उसके अंदर से कुछ शेयर होल्डिंग बैंक ये गवर्नमेंट ने बेच दी, तो वो क्या कहलाएगी। ठीक है, 40% बैंक की हो गई, 60% प्राइवेट होल्डर की हो गई, तो इन दैट केस इट इज नोन एज अ प्राइवेट। और ये जो पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट करने की प्रोसेस होती है, इसी चीज को प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, इसी चीज को प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप बहुत सारी चीज देखोगे 1960s के दौरान क्या हुआ था। 1960s के दौरान एक म्यूचुअल फंड बना था, सरकारी म्यूचुअल फंड। सरकारी म्यूचुअल फंड करके ही बना था। ठीक है, जो क्या है, एक यूनिट ट्रस्ट इंडिया करके एक्ट के तहत बना था, यूटीआई। ठीक है, 1993 आके इनको भेलू चढ़ते हैं, ये बोलते हैं कि यार यहाँ पे फायदा नहीं हो रहा, तो अपन क्या करते हैं, यूटीआई का बैंक खोल लेते हैं। ये बैंक खोलते हैं 1993 में। 2001 में केतन पारेख का, ठीक है, स्कैम होता है शेयर मार्केट का, केतन पारेख का, जिसके अंदर यही बैंक यूटीआई जो है वो बहुत बुरी तरीके से फंसती है, और इसके अंदर इतना एनपीए क्रिएट हो जाता है कि एकदम नुकसान में जा रही होती है। तो ये एनपीआई जो है, ये जो यूटीआई है, वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया जाता है, जिसके अंदर 77% होल्डिंग जो है प्राइवेट की हो जाती है, और 23% होल्डिंग जो है गवर्नमेंट की हो जाती है। और इसी बैंक को एक्सिस बैंक कहा जाता है। तो ये यूटीआई बैंक थी, वही फिर बाद में जाके आपकी एक्सिस बैंक बन जाती है, 2007 आते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे तो आप देखोगे कि यार कुछ कंपनियां हैं, जैसे आईडीबीआई बैंक जो था, जो 1964 में बनाया गया था। ठीक है, 1964 में इसका फुल फॉर्म था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 2004 के अंदर इस बैंक को बोला गया कि इसको गवर्नमेंटलाइज कर दो। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक में कन्वर्ट कर दो, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में कन्वर्ट कर दिया 2004 में। 2004 के दौरान स्थिति ये थी कि 81% जो शेयर थे वो गवर्नमेंट के पास थे, और 11% जो थे वो एलआईसी के पास थे। अब क्या हुआ कि ये जो बैंक है ये बहुत ज्यादा नुकसान में जा रही है, अति नुकसान। तो प्राइवेटाइजेशन जो होता है वो तब होता है जब कोई बैंक अति में नुकसान में जा रही है, गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद ही कर रही है। तो गवर्नमेंट बोलती है इस बैंक को रखने से कोई मतलब नहीं, प्राइवेट सेक्टर को दे दो, वो उसको ठीक से चला भी लेगा, उसका भी फायदा करा देगा, मेरा भी फायदा करा देगा। तो इन्होंने बोला 2016 में कि हम लोग जो है वो प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। बोला तो बोला, पर लोगों ने देखा कि यार आईडीबीआई के अंदर इतना एनपीए डूबने की हालत में, तो कोई इन्वेस्टर लेने आया ही नहीं, कोई पागल ही होगा जो आएगा। तो गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये आईडीबीआई जो है वो एलआईसी को बेच दिया। ठीक है, अब एलआईसी खुद गवर्नमेंट का है।
ठीक है, मतलब आईडीबीआई का बॉस कौन है? एलआईसी। और एलआईसी का बॉस कौन है? गवर्नमेंट है, स्कीम। ठीक है, तो एलआईसी जो है वो क्या कर सकता है, एलआईसी जो है वो आईडीबीआई को होल्ड कर लिया। ठीक है, लगभग आपका 60% तक जो शेयर है वो आईडीबीआई के पास चले गए, कुछ 31% गवर्नमेंट के पास रहे, और बचे हुए जो है 8% वो लोगों के पास रहे, प्राइवेट इन्वेस्टर के पास रहे। ठीक है, इस तरीके से आईडीबीआई का प्राइवेटाइजेशन करा गया। ये प्राइवेटाइजेशन कैसे हुआ सर? अगर पीएसयू ने लिया है, ठीक है, जो खुद गवर्नमेंट के अंडर में है, तो ओवरऑल इफ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी ना सर। ठीक है, तो ये क्या हो जानी चाहिए? ये पब्लिक सेक्टर बैंक होना चाहिए ना आईडीबीआई। नहीं बच्चा, शायद आरबीआई ऐसा मानता है, आरबीआई ने तो अपनी लिस्ट में जो डाला है आईडीबीआई को डाला है कि ये प्राइवेट सेक्टर है। शायद आपकी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मानती है कि वो सेक्टर पब्लिक सेक्टर होगा जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर में है, अगर किसी और के थ्रू अंडर में है तो वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब एलआईसी को इससे क्या फायदा? एलआईसी को इससे कोई फायदा नहीं, इससे गवर्नमेंट को बहुत फायदा। गवर्नमेंट को फायदा ये हुआ कि गवर्नमेंट का के पास किसका पैसा है? टैक्स पेयर का पैसा है। उस टैक्स पेयर के पैसे से वो ये आईडीबीआई के अंदर पैसा जो है वो डाल रहा था, ताकि आईडीबीआई उठ जाए उठ जाए उठ जाए, नहीं उठ पा रही। तो इस टैक्स पेयर के पैसे को वेस्ट क्यों करना? ये टैक्स पेयर का पैसा जो है वो कहीं और लगाया जाए और एलआईसी को ये बैंक जो है बेच दी जाए। अब एलआईसी के सर पे इसका भांडा फूटता है, तो एलआईसी अपने प्रॉफिट के अंदर से आईडीबीआई बैंक को चलाए, क्योंकि उसने शेयर खरीदे। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि गवर्नमेंट को अब क्या इसको पैसा देने की जरूरत नहीं है। पर नुकसान ये है कि एलआईसी का नुकसान हो रहा है। एलआईसी के पास भी पैसा कहाँ से आ रहा है? हम जैसे इन्वेस्टर की वजह से। हम लोगों के पास पैसा ज्यादा था तो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, ताकि जिंदगी के बाद भी कुछ मिले। ठीक है, आज अगर 10,000 रुपए में 50 लाख की पॉलिसी मिल रही थी, वो कल को जाके, ठीक है, अगर उसका नुकसान जाएगा एलआईसी का आईडीबीआई के कारण, तो 20,000 वो 30,000 में मिलेगी। 50 लाख की पॉलिसी, पॉलिसी के रेट जो है वो बढ़ते हुए दिखते हैं। ये पैसा किसका है? ये हम लोगों का है। और हम लोगों का पैसा जो है वो कहाँ यूज किया जा रहा है? ऐसे कचरे में, जहां पे जो उठना चाह ही नहीं पा रही, जो उठ ही नहीं पा रही आईडीबीआई बैंक। ठीक है, तो इसका कुछ नुकसान है, कुछ फायदा है इस प्राइवेटाइजेशन का। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? हम लोगों ने कमर्शियल बैंक पढ़ा है। कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है? वो बैंक जो प्रॉफिट के लिए काम करे। ऐसी बैंक जो प्रॉफिट के लिए काम करे वो कमर्शियल बैंक कहलाती है। ठीक है, जैसे आप एसबीआई देखते हो, जिसके अंदर आप क्या करते हो? पैसे के अंदर पैसा जो है वो डिपॉजिट करते हो, बदले में डिपॉजिट के बाद वो बैंक के अंदर से लोन जाता है। ये लोन के ऊपर कुछ इंटरेस्ट रेट जाता है, बचा हुआ जो बीच में डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पे 10% होगा, यहाँ पे 5% होगा, तो बीच का जो पैसा है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। अगर बैंक प्रॉफिट के थ्रू काम करे तो कमर्शियलाइज हो जाती है। वहीं एक प्रकार की बैंक होती है कोऑपरेटिव बैंक। आपने अक्सर देखा होगा आपके घर परिवार में, अगर आपके घर में कोई खेती से जुड़ा होता है या कोई बिजनेस से जुड़ा होता है, तो एक कोऑपरेटिव यूनियन टाइप से बनता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि ऐसे 10-12 लोग, 20 एक लोग 1-1 लाख रुपए लगा के, ठीक है, मान लो 20 लाख रुपए जो है वो जोड़े हुए हैं। अब इन 20 लोगों में से किसी व्यक्ति को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो ये 20 लाख रुपए एक मिनिमल इंटरेस्ट रेट पे ले सकता है। मान लो कि उसने कुछ इंटरेस्ट रेट पे लिया और फिर लेने के बाद देते देते 21 लाख हो गया। अभी जो 1 लाख बना है, इस 1 लाख से किसी व्यक्ति का स्टाफ वगैरह का पैसा नहीं कटेगा, ना ही लाइट का कटेगा, ना ही जमाने भर का पैसा जो है वो कटेगा। पर इस पैसे का जो 1 लाख रुपए जो है, इसका यूज जो है, ये 21 लाख रुपए जो है, इसको आगे लोन देने में, अगले व्यक्ति को अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो उसको यूज किया जाएगा। मतलब प्रॉफिट के थ्रू काम नहीं किया जा रहा, कॉपरेशन के थ्रू काम किया जा रहा है। ये ऐसे सारे लोग होते हैं जैसे 20 बिजनेसमैन है, वो साथ में है, तो कॉमन इंटरेस्ट के लिए इन लोगों ने पैसा मिला लिया है। आपस में लोन जो है वो पैसा जो है वो घुमाते रहते हैं। ठीक है, ऐसी प्रकार की बैंक को कहा जाता है कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, साधारण भाषा में इनको कंपनी भी कहा जाता है कि मैंने कंपनी उठा ली, मैंने कंपनी उठा ली। ठीक है, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होती है, स्टेट होती है, सेंट्रल होती है, पीएसीएस होती है। वहीं आप देखोगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक होती है कमर्शियल में, जिसको हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा। पूरा जमाने भर का हम लोग पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग प्राइवेट सेक्टर पे आते हैं। तो देखो, पब्लिक सेक्टर में कुछ कमी आती है, सबको नेशनलाइज किया गया और वापस से क्या किया गया? नरसिम्हन राव कमेटी के बाद क्या कहा गया कि नेशनलाइजेशन हटाओ, प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि कुछ दिक्कत थी। क्योंकि जब पब्लिक सेक्टर बैंक आया तब भी ऐसे घी नहीं बरस रहा था।
तब भी कोई रामराज्य नहीं आ गया था और दिक्कतें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक अगर है तो किसके हाथ में? वो गवर्नमेंट के हाथ में। अब गवर्नमेंट के हाथ में गवर्नमेंट रैली करने गई। लोगों ने जो पॉपुलर थॉट है कि इंटरेस्ट रेट कम कर दो, क्योंकि पॉपुलर थॉट तो यही होगा ना कि बैंकों का नुकसान करो, हमारा फायदा करो। हर व्यक्ति जो डिमांड करता है वो अपने फायदे की डिमांड करता है। कोई भी लोगों के फायदे की डिमांड नहीं करता, शॉर्ट टर्म में जो फायदा है उसकी डिमांड की जाएगी। फार्मर बोलेगा कि मेरे लिए लोन की माफी कर दो, लोन माफी दे दो, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो है वो मेरे कम कर दो। ऐसे अलग अलग बातें जो उभरेगी और गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी। अगर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक की हेड है तो वो इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करेगी और वो फिर इंटरेस्ट रेट ऐसा रखेगी जिसकी वजह से वो चुनाव जीत पाए। तो कम इंटरेस्ट रेट करने की हालत जो है वो शुरू होगी, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो नुकसान में जाएगी। उसके बाद कुछ लोग ऐसे विजय माल्या जैसे उभर के आएंगे, ठीक है, जिनकी पहचान अच्छी खासी पहचान है। अब गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी, अगर गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट द्वारा होल्डिंग है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो वहां पर जो बैठने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो भी गवर्नमेंटल है। जब वो लोग गवर्नमेंटल हैं, ठीक है, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नमेंटल है, मतलब पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन है तो इनकी पहचान बहुत ज्यादा है और इनको क्या होता है ना कि ये लोग सत्ता के बहुत भूखे रहते हैं, इनको सत्ता चाहिए, कैसे भी करके सत्ता चाहिए, फिर जाके करप्शन करना। इनके बीच में बात भी ऐसी होती है कि उसने इतना निकाल लिया, उतना निकाल, ठीक है। तो सत्ता चाहिए तो अपना नाम बनाना है, अपने कार्यकर्ताओं को खुश रखना है। इसके अंदर कोई कार्यकर्ता आया जिसको पैसा चाहिए, जिसकी भी अच्छी पहचान है, जिसे काम वाम है, तो ये पॉलिटिशियन क्या करेगा, उसको एक फर्जी तरीके से फर्जी प्रोजेक्ट के नाम पे लोन दिलवा देगा। अब जब प्रोजेक्ट फर्जी था तो फेल होना ही है, तो पैसे की रिकवरी नहीं होती थी, जिसकी वजह से पैसा, अगर लोन का पैसा वापस नहीं आता है ऐसे व्यक्ति से, तो उसे कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए। तो इसकी वजह से एनपीए जो है वो बढ़ रहे थे, ठीक है। एनपीए जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। तीसरा दिक्कत था कि यार देखो, क्या होता है ना कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीती, इलेक्शन जीतने के बाद इलेक्शन के अंदर बहुत सारे कार्यकर्ता काम करते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता गण होते हैं, अलग अलग कार्यकर्ता गण अलग अलग जगह काम करते हैं, ठीक है। पर एक आध कार्यकर्ता जो बहुत करीबी होता है मिनिस्टर के, ठीक है, वही मिनिस्टर बनता है, प्राइम मिनिस्टर की जो करीबी होता है, ठीक है। एक आध को पोस्ट मिलती है। सारे को पोस्ट मिलना संभव है क्या? सारे को पोस्ट नहीं मिल सकती। तो क्या किया गया है कि कुछ कुछ कार्यकर्ता, कुछ कुछ छपरी नेताओं को क्या किया गया है ना, यहाँ पर चांस दे दिया गया। उन लोगों को कुछ नहीं किया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा दिया, उनको खुश करने के लिए बैंक के। अब जो एक्सपर्ट नहीं है, जो पॉलिटिशियन है, एक्सपर्ट नहीं है, पॉलिटिशियन है, तो ये क्या करेगा, ये जो है वो पैसे का यूज कहाँ करेगा, ये उस पैसे का यूज जो है वो अपनी पॉलिटिक्स में करेगा, ठीक है। फिर एनपीए बढ़ेंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ ऐसा भी देखने को मिलेगा कि मेरा विधानसभा क्षेत्र जो है वो अमेठी लगता है, तो सारे बैंक जो है वो अमेठी में खोलो, ताकि अगली बार मैं जीतूं, मैं लोगों को बता सकूं कि मैं कितना अच्छा काम कराता हूँ, ठीक है। तो एक सेंट्रलाइजेशन, ब्रांच का सेंट्रलाइजेशन जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक में शुरू होने लगा। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तो आया ही आया, ठीक है। इसके अलावा बैंकों में भी क्या होता है कि अब बैंक अगर प्राइवेटाइज नहीं है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कामकाज है, जब कामकाज गवर्नमेंट होगा तो लोग क्या सोचेंगे, यार करेंगे काम, इधर फाइल घुमा रहे हैं, उधर फाइल घुमा रहे हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, लंच टाइम आधे घंटे पहले हो रहा है, आधे घंटे बाद तक चल रहा है, ऐसा कामकाज, मतलब कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन जैसी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि सारी बैंक पर कौन सी है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसके अंदर से हम लोग को निकालेंगे नहीं। तो कंपटीशन जो है वो नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, एम्प्लॉय भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, फिर आपको वक्त वक्त पे हड़ताल देखने को मिलेगी, ठीक है। इनोवेशन जो है वो रुका हुआ मिलेगा, कंज्यूमर जो रिस्पॉन्सिवनेस जो है कंज्यूमर को लेके वो नहीं मिलेगी, ठीक है। अब जब इतनी सारी उल्टी चीजें हो रही थी तो आरबीआई को लग रहा था कि बैंक कहीं बंद ना हो जाए, तो बैंक ने भी, आरबीआई का मैंने बताया था कि 2000 के अंदर कितना हाई सीआरआर हुआ करता, एसएलआर हुआ करता था, रिजर्व रेशियो हुआ करता था, वो बाद में जाके कम किया गया। तो क्योंकि बैंकों में इतनी सारी दिक्कत थी, तो इन बैंकों में बैठे हुए कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई ने अपना सीआरआर और एसएलआर क्या किया, बढ़ा के रखा हुआ, 16 तक पहुंचा, ठीक है। रिजर्व रेशियो 40 तक पहुंचा, ऐसा रिजर्व रेशियो रखता था, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगी ना, लोन कम बटेगा, बटेगा भी तो गरीबों के पास नहीं जाएगा, अमीरों के पास जाएगा, ठीक है।
क्योंकि जिसकी पहचान है, जो पॉलिटिशियन है, उसके पास पैसा जाएगा, किसान के पास तो अभी भी नहीं पहुंचा। ठीक है। तो बैंकिंग रेगुलेशन में इतनी सारी दिक्कत थी, तो 1997-96 के आसपास आपकी नरसिम्हन कमेटी बैठी। ठीक है। नरसिम्हन जो थे, एम नरसिम्हन करके व्यक्ति थे, ये फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, पिछले गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है। तो हुआ ये कि नरसिम्हन कमेटी के बाद और भी कमेटी बैठी। ठीक है, आपको रघुराज राम राजन कमेटी देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारी उर्जित उर्जित पटेल कमेटी देखने को मिलेगी। ठीक है, जो बैंकिंग रेगुलेशन के लिए ही बनाई गई थी। पर अंतर ये है कि नरसिम्हन राव कमेटी की सबसे ज्यादा, आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में जितने भी रिकमेंडेशन थे वो अप्लाई किए गए। ठीक है, इस कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो थे वो कुछ ऐसे थे कि गवर्नमेंट को अपने शेयर होल्डिंग पब्लिक सेक्टर बैंक से खत्म करना चाहिए। शेयर होल्डिंग कम करेंगे मतलब क्या, 51% अगर होगा तो कम करके कितना कर दो, 40% कर दो, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक को क्या कर दो, प्राइवेटाइज कर दो। इससे फायदा ये होगा कि जो एम्प्लॉयर है उसको डर रहेगा कि प्राइवेट बैंक में हूं, यहां से निकाला जा सकता है मेरे को कभी भी। ठीक है। अब एक बैंक प्राइवेट है जिसके अंदर एम्प्लॉय को डर है कि मेरे को कभी भी निकाला जा सकता है, इस कारण से वो डर डर के काम कर रहा है और ईमानदारी से काम कर रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि पड़े हुए हैं, ये हो रहा है, बिल्कुल एकदम हिप्पोपोटेमस बन गए, वैसा सिचुएशन नहीं दिखेगा। अब प्राइवेट के अगेंस्ट में जो पब्लिक सेक्टर बैंक बचेगी, ठीक है, वो देखेगी कि यार यहाँ पे सर्विस अच्छी मिल रही है तो लोग इधर जा रहे हैं, तो कंपटीशन में रहने के लिए ये लोग भी सिंसियरली काम करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा प्राइवेट लोग अगर होंगे, प्राइवेट बैंक अगर होगी, ठीक है, तो प्राइवेट बैंक की शेयर होल्डिंग ज्यादा है, तो नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो लोग बैठेंगे वो प्राइवेट के ज्यादा होंगे इंस्टीट्यूट पॉलिटिशियन के। ठीक है। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर के ज्यादा है, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, ठीक है, अगर प्राइवेट सेक्टर के, तो वो क्या करते हैं, वो उसको प्रॉफिट से मतलब है। प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट से मतलब है, उसे जान पहचान से मतलब नहीं है, उसे इलेक्शन नहीं जीतना है। तो जब प्रॉफिट से मतलब है तो वो एक्सपर्ट को बैठाएगा, ताकि वो एक्सपर्ट जो है वो पैसा दे, वो अपना दिमाग दे, बदले में एक्सपर्ट को पैसा देगा। ठीक है। एक्सपर्ट का दिमाग जब लगेगा तो उसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा, वो ये बात जानता है, तो आपके प्राइवेट सेक्टर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन बैठेंगे, प्राइवेट सेक्टर के लोग बैठेंगे, जिससे क्या होगा, इनोवेशन होगा। इसके अलावा जो ब्रांच एक्सपांशन का काम है, जो पॉलिटिशियन करवाते थे, उसको पूरा लिबरलाइज कर दो, पूरा बैंक पे छोड़ दो कि उसे कितना करना है, कहाँ तक करना है, कोई पॉलिटिक्स का प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। बस एकमात्र चीज जो आरबीआई की है कि आपको 25% बैंक जो है वो रूरल एरिया में खोलना है, ऐसे रूरल एरिया जो अनबैंक है, जहाँ पे बैंकिंग की सुविधा नहीं है, ऐसी जगह खोलना है, वो चीज रहने दो, अदरवाइज सारी चीजें खुला छोड़ दो। ऐसा मत करो कि अमेठी में ही सारे एकदम बैंक बैठे हो। ठीक है। तो सारे ही अमेठी में बैंक नहीं बैठेंगे। तो अगर ब्रांच का एक्सपांशन क्या होगा, लिबरल होगा, तो बैंक कहाँ पे ब्रांच खोलेगी, जहाँ पे उसका फायदा हो। फायदा कहाँ होगा, जहाँ पे लोग नहीं होंगे, जहाँ पे ऑलरेडी कोई बैंक नहीं होगा, लोग तो होंगे, लोग होंगे, ऑलरेडी बैंक नहीं होगा। ठीक है। ऐसी जगह पे खोलेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसकी बैंक में आएंगे, रिच जो है बैंक का बढ़ेगा। इसके अलावा आप देखोगे तो आरबीआई को बोला गया है कि अब बैंकिंग इतना अच्छा काम करेगी तो सीआरआर और एसएलआर कम कर दो, ताकि जीडीपी की ग्रोथ। गवर्नमेंट को कहा गया कि इंटरेस्ट रेट आप डिक्टेट मत करो, और 1996 के बाद से ही इंटरेस्ट रेट, ठीक है, लेंडिंग रेट जो है वो आरबीआई को दिए गए थे। मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर आपका बेस रेट रिजाइम आया, सबसे पहले लेंडिंग रेट रिजाइम आया था, फिर बेस रेट रिजाइम आया था, फिर जमाने भर के आपके आए थे एमसीएलआर। ठीक है। फिर आपका आया था एक्सटर्नल बेंचमार्क सिस्टम। ठीक है। तो जो इंटरेस्ट रेट है वो नरसिम्हन राव कमेटी के बाद किसको दे दिया गया, आरबीआई को, कि अब आप डिसाइड करो कि किस तरीके से रहना चाहिए, फिर उसने अलग अलग फॉर्मूले दिए। ठीक है। इंटरेस्ट रेट तो आज भी बैंक ही डिसाइड करता है खुद अपना, पर उसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, रेगुलेट करना है, वो काम आरबीआई करता है। ठीक है।
अब समझो कि नई प्राइवेट कंपनी और नई फॉरेन कंपनी को कहा गया कि आपको एंट्री अलाउड है, ताकि क्या हो, नया नया इनोवेशन हो, नए नए प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो अंदर आए। अब क्या हुआ कि सबसे पहले 1993 के अंदर इश्तिहार निकाला कि आओ भाई प्राइवेट बैंक आओ, ठीक है। 10 प्राइवेट बैंक को कहा गया कि हाँ आप अपने आपका लाइसेंस फिक्स समझो। 10 प्राइवेट बैंक को लाइसेंस दिया गया, उसमें से कुछ प्राइवेट बैंक जो थी वो चल दी और बची हुई प्राइवेट बैंक थी वो चल बसी, ठीक है। लगभग 10 बैंकों को कहा गया था, जिसके अंदर से आपको ओरिएंटल बैंक आज भी जिंदा दिखेगा, एक्सिस बैंक जिंदा दिखेगा, इंडस बैंक वगैरह ये जिंदा दिखेंगे, HDFC, ICICI, ये सब इस दौरान बने थे, ठीक है। तो ये तो चल दिए, बाकी चल बसे ये लोग, ठीक है, इनका नाम आज आपको नहीं दिखेगा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि अगर प्राइवेट कंपनी है, ये लोग सब जो चल बसे हैं ये भी धांधली के तहत चल बसे हैं। कुछ कुछ धांधली हो गई, कुछ स्कैम हो गया, तो मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि प्राइवेट सेक्टर अगर आएगा तो रामराज जा जाएगा। ये लोग भी अपने प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, धांधली करते हैं, ठीक है। वो आपको एग्जाम्पल जरूर देखने को मिलेगा। इसी कारण से आपके आंसर को क्या करना है, आपको बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं हो कि पब्लिक सेक्टर बैंक को क्या कर दो, क्रिटिसाइज करते चले जाओ। आपको इनको भी बताना है कि ये लोग भी क्रिटिसाइज के लायक है, ठीक है। फिर राउंड टू हुआ, राउंड टू के अंदर आपका कोटक बैंक, यस बैंक, इन लोगों को प्राय किया गया। फिर यस बैंक भी आपके एक उसके अंदर फंसी थी 2008 में, 2018 में, ठीक है। ये क्या है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। राउंड थ्री के अंदर आपका बंधन बैंक और IDFC बैंक को मिला। ये जो बैंक थी ये NBFC थी ऑलरेडी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ऑलरेडी थी। बंधन बैंक और IDFC बैंक जो थी ये NBFC थी बंगाल के अंदर। उनको फिर क्या मिला कि हाँ चलो आप भी अपनी बैंक खोल सकते हो, फिर इनकी बैंक खुली 2013 से 16 के बीच। तो क्या चल रहा है कि 2000 सॉरी 1993 में एक इश्तिहार छापा, 1995 तक प्रोसेस चला और कुछ बैंकों को क्या दे दिया कि हाँ रेगुलेशन आप बना सकते हो, अपनी बैंक बना सकते हो, उनको लाइसेंस दे दिया। फिर आप देखोगे तो 2001 से 2004 के बीच में तो 1995 से 2001 के बीच में एक स्टॉप लगा। फिर 2001 में वापस से इश्तिहार छपा, फिर प्रोसेस चली, 2004 में वापस से 2 बैंक को दिया, फिर स्टॉप हुआ, ठीक है। 2004 से लेके 2013 के बीच में 9 साल तक का गैप रहा, फिर वापस से 2 बैंक को क्या मिली, ये मिली। तो मतलब एक स्टार्ट स्टॉप वाला कॉन्सेप्ट जो है वो 2016 तक आपको देखने को मिलेगा। अब 2016 के बाद क्या किया गया कि वो बैंक जिसकी इच्छा हो वो अपना मुंह उठा के आ जाए, मतलब ऑन टेम्प लाइसेंस सिस्टम। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हो तो उसका कोई टाइम पीरियड थोड़ी होता है, आप कभी भी चले जाओ। हाँ, ऑफिस टाइम के अंदर जाना, ऐसा नहीं कि मतलब रात की 12-1 बजे पहुंच रहे। ऑफिस टाइम के अंदर आप कभी भी आ सकते हो, मतलब रेगुलरली आप कभी भी अपना मुंह उठा के आ सकते हो, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि आप कभी भी आओ, अपना लाइसेंस लो और ये बात आती आप, है ना, टेस्ट दो, पहले टेस्ट दो फिर लाइसेंस लो, ठीक है। वैसा ही प्रोसेस 2016 के बाद कराया गया कि आपको कभी भी बैंक जो है वो खोल सकते हैं, आपको कभी भी लाइसेंस मिल सकता है, पर आपको टेस्ट देना होगा। टेस्ट ये होगा कि आपके ऊपर कुछ बाध्यताएं लगी, ठीक है। आपको कुछ चीजें प्रूव करनी होगी, आपको कुछ चीजें बतानी होगी कि ये चीजें मेरे पास है, उस केस में आपको लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। कैसे लोगों को मिलेगा, या तो वो पहला इंडियन रेसिडेंट हो, है ना, या फिर वो NBFC के अंदर काम किया हो या कोई प्राइवेट कंपनी हो, इनमें से कोई भी हो। पर इंपॉर्टेंट ये है कि उनके पास मिनिमम 10 साल का बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस फाइनेंस सेक्टर में होना चाहिए और 500 करोड़ रुपए उनके पास कैपिटल के फॉर्मेट में होने चाहिए, जो पेड अप कैपिटल और रिजर्व के अंदर दोनों को मिला के जो होता है वो वाला कैपिटल, ठीक है। इसके अलावा ये जो बैंक है वो इनिशियली इंडियन द्वारा होल्ड की जानी चाहिए। बाद में भले इस इंडियन को बेच के वो फॉरेन सेक्टर को बेचना हो तो वो बेचे, कोई दिक्कत नहीं, उसके शेयर होल्डर फॉरेन को दे, कोई दिक्कत नहीं, पर इनिशियली वो इंडियन होना चाहिए। और वो इस बात को माने कि हाँ मैं 25% बैंक की ब्रांच जो है वो ऐसे गांव में खोलूंगा जहाँ पे बैंक नहीं है, बाकी 75% जहां मेरी मर्जी वहां खोलूंगा। अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर ये सारी चीजें देने की अगर आप में हिम्मत है, तो आप आ जाओ, बैंक खोल लो, हम लोग लाइसेंस दे देंगे, ऐसा RBI ने कहा। इसके बाद से वैसे कोई किसी को लाइसेंस मिला नहीं है 2016 के बाद, ठीक है।
तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि कोई इंडियन इंडिविजुअल, इंडियन एनबीएफसी, इंडियन प्राइवेट कंपनी, मतलब जो कंट्रोलर है वो इंडियन होना चाहिए, उसके पास 10 साल का बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में एक्सपीरियंस, प्लस 500 करोड़ की कैपिटल, प्लस वो इस बात को मानना होना चाहिए कि मैं 25% तक मेरी बैंक की ब्रांच जो है वो ऐसे रीजन में खोलूंगा जहां पर बैंक नहीं है, ऐसे रूरल एरिया में खोलूंगा जहां पे बैंक नहीं है। इस केस में उसे क्या किया जाएगा, बैंक का क्या किया जाएगा, वो दे दिया जाएगा कि आपके पास लाइसेंस है, ठीक है। अब वो बैंक जो खोलेगा, वो बैंक जो है वो शेड्यूल बैंक नहीं होगी, वो नॉन शेड्यूल बैंक होगी, क्योंकि शेड्यूल बैंक के अंदर मैंने 2 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन कि उसके पास 5 लाख रुपए का वो पेड अप कैपिटल वगैरह होना चाहिए, यहाँ पे 500 करोड़ आ रहा है तो ये तो सही है। पर एक और कंडीशन कि आरबीआई को ये भरोसा होना चाहिए कि वो व्यक्ति क्या ना करे, वो व्यक्ति उस पैसे का दुरुपयोग ना करे, डिपॉजिटर को डिफॉल्ट करने में उस पैसे का यूज ना करे, ठीक है। डिपॉजिटर का ध्यान रखे, ठीक है। जो कंज्यूमर है उनका ध्यान रखे, अनहार्मफुल वे में काम करे। उस चीज के लिए ये वाली कंडीशन अभी सेटिस्फाई कहाँ हुई है, तो अभी वो नॉन शेड्यूल बैंक रहेगा, ठीक है। कुछ साल तक आरबीआई उसको देखता रहेगा कि अच्छा ऐसे काम कर रहा है, वैसे काम कर रहा है, ठीक है। उसके ऊपर निगरानी रखेगा और फिर निगरानी रखने के बाद अगर आरबीआई सेटिस्फाई होता है तो ये नॉन शेड्यूल बैंक को शेड्यूल बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इतनी बात समझे कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। किसी को कुछ डाउट हो तो यार आप लोग टेलीग्राम चैनल पे मेंशन कर सकते हो, मैं वहां पे क्वेश्चन आपके सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं ट्रेन में हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी प्रीमियर चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा शुभेंद्र सर अन अकेडमी करके टेलीग्राम चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, सारी बुक की पीडीएफ, पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये सारी पीपीटी स्लाइड वगैरह ये सब। SRC10 मेरा कोड है जिसके अंदर आपको डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट मिलता है, और 9340487971 नंबर है जिससे आप क्या कर सकते हो, ठीक है। आप पा सकते हो आपकी मेंटरशिप। अगर आपको डाउट है कि ऐसा प्रीलिम से आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कैसे करें, ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है, चीजें याद नहीं होती है, होता है। अरे ऊपर से एक्सपर्ट बन के थोड़ी आते हैं, सब यही बनते हैं, ठीक है। वो तो टॉपर्स लोग जो है ना, उनको भी हम लोग देखे हैं ना, उनको भी देखे हैं। वो आज जिस हिसाब से बोलते हैं ये कर लिया था, वो कर लिया था, वो जीत के बाद होता है कि मैंने तो ये किया था। जीत के पहले तो वो भी ऐसे ही थे जैसे आप थे, ठीक है। बस उनका स्ट्रेटेजी जो है वो काम कर गया, स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो अगर स्ट्रेटेजी बनाने में दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कि हर एक क्या होता है ना कि आप वीडियो देखते हो या स्ट्रेटेजी का, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी का आप वीडियो देखोगे, स्ट्रेटेजी कैसी बनती है आपके टाइम टेबल के अनुसार, ठीक है। हर व्यक्ति का अपना एक अलग टाइम टेबल है, हर व्यक्ति का अपना एक अलग कामकाज होता है दिन में, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति का एक अलग टाइम टेबल खुद ब खुद बनता है, उसकी स्ट्रेटेजी अलग बनती है बाकी लोगों से। जो आप वीडियो देख रहे हो वो 5 लाख लोग देख, मतलब 5 लाख लोगों की स्ट्रेटेजी सेम है आसपास की, ठीक। तो आप कैसे जीत पाओगे 5 लाख लोगों में? आपका अंदर यूनिकनेस क्या है? इस कारण से आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, हम लोग साथ में बैठ के स्ट्रेटेजी भी बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस